नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बुलेटिन में बात होगी प्रदेश की तमाम अब तक की बड़ी खबरों की। खासकर बताएंगे स्वर्ण नगरी में महिला से हैवानियत के बारे में, और साथ ही बताएंगे महिला नीति के बारे में भी आधी आबादी को, जिसका 2 दशकों से इंतजार है। और साथ ही पंचायती राज चुनावों की भी चर्चा करेंगे। गांव की गवर्नमेंट को लेकर वार पलटवार का दौर चल रहा है। कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है, और कोरोना के प्रति आपको जागरूक भी करेंगे और दिखाएंगे अनोखा संदेश। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं हैवानियत की। बात जैसलमेर से आई उस खबर की जिसमें हैवानियत और सिर्फ हैवानियत है। और इस हैवानियत को देखने के बाद आप सिर्फ एक ही सवाल करेंगे कि क्या कोई इंसान इस कदर हैवान हो सकता है? हैवानियत ऐसी कि हैवान भी शर्मा जाए। करतूत ऐसी कि करने वाले का भी होश फाख्ता हो जाए। वारदात ऐसी कि दिल दहल जाए। शादी से मना किया तो नाक और जीभ काट दी। पुलिस की गिरफ्त में आए इस शख्स की करतूत सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। आप काट ले। जी हां, दिल दहलाने वाली वारदात है, भयावह है, भयानक है, इतना कि शब्दों में बयां भी नहीं किया जा सकता, इतना कि महिला की तस्वीर भी आपको हम दिखा नहीं सकते। मजबूरी है, लिहाजा तस्वीर को ब्लर कर दिया है। दरअसल जैसलमेर के जगीरों की ढाणी में रहने वाले इस शख्स ने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर विधवा महिला की नाक और जीभ महज इसलिए काट ली क्योंकि उसने दोबारा शादी करने से मना कर दिया था। कंट्रोल जैसलमेर से सूचना मिली थी कि जगीरों की डाणी में एक महिला पर हमला हो गया है। इस पर मैंने SHO कांता सिंह ढिल्लों में जाब्ते के मौके पर पहुंचे थे और गए घर पर तो महिला गिरी पड़ी थी, नाक कटा हुआ था, खून निकल रहा था। जो पुलिस की गाड़ी में लाके सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। घायल महिला का अभी जोधपुर में इलाज चल रहा है और डॉक्टरों का कहना है कि उसकी हालत बेहद गंभीर है। दरअसल गुड्डी नाम की महिला के पति ने कुछ साल पहले आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद से आरोपी जानू खान अपने भतीजे से उस विधवा महिला की शादी करवाना चाह रहा था, लेकिन गुड्डी शादी को लेकर राजी नहीं हुई। मंगलवार को भी जानू खान अपने 4-5 साथियों के साथ पीड़ित के घर पहुंचा और शादी के लिए दबाव बनाने लगा, लेकिन इस बार भी गुड्डी ने शादी से मना कर दिया। इससे नाराज होकर जानू खान ने गुड्डी के नाक और जीभ काट दिए। गुड्डी के भाई ने इस मामले में केस दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी जानू खान को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी है। मुख्य आरोपी दीनू खां गिरफ्तार हो चुका है, जिसकी पूरी सलाह थी। इस महिला का पति 7-8 साल पहले मौत हो चुकी। ये इनके परिवार वाले सास ससुर जेठ देवर इसकी जबरदस्ती शादी करना चाहते थे। जिसके साथ शादी करना चाहते हैं उसकी उम्र ज़्यादा थी, इसलिए विरोध कर रही थी। इस विरोध के कारण ही उन लोगों ने इस पर हमला कर दिया, जिसके खिलाफ 307 और 354 और 452 326 IPC में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। 2 व्यक्ति अभी हमने राउंड अप जोधपुर से कर लिए हैं, नवाब खां और सर्व खां, जिनकी शीघ्र गिरफ्तार की जाएगी। ऐसे में सवाल है कि क्या किसी महिला को अपने मन मुताबिक जीने का अधिकार नहीं है? कब बदलेगा समाज का दोहरा चरित्र? कब तक ऐसे ही आधी आबादी के साथ अत्याचार होता रहेगा?
और कब महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करेंगी? जैसलमेर से न्यूज़ 18 के लिए सिकंदर शेख की रिपोर्ट। और सहयोगी सिकंदर शेख इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। सिकंदर, कहना चाहता हूं क्लासिक एग्जाम्पल है मेजॉरिटी में महिलाओं की क्या स्थिति है देश में, वो बताने के लिए किस तरह उन्हें अपना डिसीजन लेने का हक नहीं दिया जाता, और दूसरी बात यह कि उसके बाद उन्हें अपनी हैवानियत का शिकार बनाने का भी खौफ नहीं है लोगों में। स्वप्निल, इतने साल हो गए आजादी के बाद भी, लेकिन अभी भी जो मानसिकता है जो समाज में महिलाओं के प्रति, वो साफ तौर से जैसलमेर की इस घटना से देखी जा सकती है, जहां पर इस तरह की अमानवीयता की घटना होती है एक विधवा महिला के साथ में, कि उसको शादी के लिए दबाव डाला जाता है, लेकिन अगर वो शादी नहीं करती है, मना करती है, तो हैवानियत यहाँ तक आ जाती है कि उसके नाक काट दिया जाता है, उसकी जीभ काट दी जाती है, यानी उसको जीने का कोई अधिकार नहीं, हक नहीं है। हाँ, पुलिस ने कार्रवाई करी है, एक मुख्य जो आरोपी है उसको पकड़ा है, और अभी अभी जानकारी मिली है 2 और लोगों को जो थे आरोपी उनको भी पकड़ा है, उनको लेकर थाने लेके आए हैं, और महिला जो है उसका जोधपुर में इलाज चल रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है, इतनी कानून व्यवस्था होने के बावजूद भी एक महिला पर इतने अत्याचार, तो समाज की जो सोच है, जो दिमाग के अंदर जो भूसा भरा हुआ है वो महिलाओं के प्रति, वो क्या है, वो सामने साफ तौर से आता है कि इस तरह की जब हैवानियत की जाती है तो उनके मन में यही है कि एक जो ढोर जो होती है, जो पशु होते हैं, उसकी तरह ही महिलाओं को ट्रीट किया जा रहा है। जी, इस महिला के जो ससुराल वाले हैं, वो एक तरह से देखा जाए सिकंदर, कॉमन शब्दों में कहूं तो जब ये सब हो रहा था और उन्होंने अपोज नहीं किया, इसका मतलब था कि उनकी भी मौन स्वीकृति थी। वो भी जांच के रडार पर है क्या? जी बिल्कुल, यहाँ पर जितने जो लोग हैं वो सब नामजद हैं, 4-5 आरोपी तो है ही, लेकिन उसमें महिला भी है, वो भी इसमें नामजद है कि वो उसमें शामिल थी। सब लोग गए थे वहां पर, 2 बाइक लेकर, एक ट्रैक्टर लेकर वो गुड्डी के यहाँ पर गए हैं, और उसके साथ ये हैवानियत करी है, उसकी नाक, वो जीभ काटी है, उसका दाहिना हाथ भी तोड़ दिया, उसकी माता जो बीच बचाव करने आई थी उस पर भी हमला किया, उसके भी हाथ तोड़ दिए। तो ये जो घटना है उसमें काफी जो लोग हैं, वो बहुत सारे लोग इसमें शामिल है, एक ही परिवार के जो लोग हैं इस हैवानियत में शामिल है, और वो सब दबाव डाल रहे थे कि उनका जो भतीजा है जानू खान, उससे वो शादी करे, क्योंकि उसका पति है वो पिछले 6-7 साल पहले ही मर चुका है, उसके बाद से वो अकेली रह गई, विधवा है, तो वो चाहते थे कि वो उनके ही घर में कहीं पे शादी करे, जिसके लिए उसने साफ तौर से मना किया। उसके बाद ये घटनाक्रम उसके साथ हुआ जिसमें महिलाएं भी शामिल है। जी बिल्कुल। और सिकंदर, ऐसे में एक सवाल तो ये भी होता है कि देखिए 4-5 तो वो आरोपी जो कि जानू खान के साथ पहुंचे, इसके अलावा परिवार के सदस्य जो कि जानू खान के साथ इस महिला के घर तक गए, वो सड़कों पर कोरोना काल में, ये भी ध्यान रखिए, इस तरह से एग्रेसिव मोड में ट्रैवल करते हैं, उसके घर तक जाते हैं, उनके पास एक ऐसी धारदार चीज भी होती है जिससे वो इस महिला की नाक या जीभ को, नाक और जीभ को काटते हैं। ये सब कुछ वो ट्रैवल कर रहे हैं और फिर उसी रास्ते से वो चले भी जा रहे हैं। जी स्वप्निल, बहुत बड़ी बात है यहाँ पर कि अपराध करने की नीयत से वो लोग वहां पहुंचते हैं, उसके समझाइश करते हैं, शादी के लिए दबाव बनाते हैं, और साथ में हथियार भी लेके जाते हैं, ताकि उनकी नीयत साफ तौर से यहाँ नजर आती है कि उनको क्या करना है वहां पर जाके। ले वहां मौके पहुंचते हैं, और सबसे बड़ी बात होती है नाक काटना, जो अपने आप में ये होता है कि वो नाक एक इज्जत का जो सिंबल है उसको बनाया गया है कि अगर ये शादी नहीं करती है, हमारा कहना नहीं मानती है, तो इसको जीने का हक नहीं है। इस तरह की जो हैवानियत तो वो यहाँ पर करते हैं, उसके बाद वो निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे पुलिस की जो कार्रवाई है वो साफ तौर से यहाँ पर देखी जा सकती है कि बहादुरी का काम किया उन्होंने। तुरंत जैसी सूचना मिलती है वो मौके पे पहुंचती है, महिला को तुरंत घायल अस्पताल में, उसको तुरंत अस्पताल लेके जाती है, और जितना जो मुख्य जो आरोपी है उसको तुरंत पकड़ लिया जाता है। इसके अलावा 2 जो आरोपी है जो भाग चुके थे उनको भी जोधपुर से पकड़ लिया है वहां से, अभी जो जानकारी मिली है उसके बाद, और पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। जो हमारी जो बात हुई थी यहाँ पर, वो लोग कह रहे हैं कि हम सख्त से सख्त कदम उठा रहे हैं। मुख्य आरोपी को सवेरे पकड़ लिया गया, इसके अलावा जो 2 लोग जो और हैं जिनको अभी उन्होंने जोधपुर में डिटेन किया, वहां से उनको पकड़ के लेके आए, और अन्य जो आरोपी जो फरार चल रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई में लगे हुए हैं। जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। क्या आधी आबादी को लेकर सरकार गंभीर है? सवाल इसलिए क्योंकि 2 दशकों से मरुधरा में महिला नीति के लागू होने का इंतजार है, लेकिन ड्राफ्ट तैयार होने के बाद भी इंतजार कायम है। आधी आबादी नीति पुरानी, ड्राफ्ट तैयार, फिर किस बात का इंतजार? धूल फांक रही महिला नीति की फाइल,
आधी आबादी की मांग कब होगी पूरी? इंतजार इंतजार और बस इंतजार, 2 दशक से यही हो रहा है। महिला नीति की फाइल धूल फाक रही है। ना तो कांग्रेस ने और ना ही बीजेपी ने, किसी भी सरकार ने आधी आबादी की ड्राफ्ट को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई। सरकारी फाइलों में धूल फाक रही महिला नीति। आधी आबादी को लेकर सरकारें गंभीर नहीं। महिला आयोग ने मशक्कत कर ड्राफ्ट तैयार किया था। साल 2014 और साल 2018 में सरकार को ड्राफ्ट भेजा भी गया, लेकिन बावजूद इसके प्रदेश में अभी भी 2 दशक पुरानी नीति लागू है। निश्चित तौर पे ये राजस्थान के मुख्यमंत्री के एजेंडे में ये बात होनी चाहिए कि एक बड़ी आबादी जो है, आधी आबादी जिसको हम कहते हैं, वो हाशिए पे धकेली हुई है और आए दिन अलग अलग तरह की समस्याओं को वो फेस कर रही है, अलग अलग तरह की हिंसा को फेस कर रही है। तो उसके रिहेबिलिटेशन से लेके हर तरह की चीजें उस महिला नीति के अंदर डाली गई हैं। उसके विकास को लेके उनके लिए योजनाएं, स्कीमें, लाभ और हिंसा को रोकने के प्रावधान भी। तो मैं समझती हूँ कि उसको अविलंब लागू करना चाहिए। दरअसल महिलाओं के साथ लैंगिक भेदभाव खत्म हो, उन्हें समानता के अवसर हासिल हो, इसके साथ ही उन्हें विधिक अधिकारों के साथ सुरक्षा की गारंटी मिले और उनका हर स्तर पर सशक्तिकरण सुनिश्चित किया जाए। कुछ इसी मकसद के साथ राज्य महिला आयोग ने महिला नीति का ड्राफ्ट तैयार किया था। 2020 होने के हुए सरकार बदल गई थी। हम लोगों ने जब भिजवाया था उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रही थी, लेकिन पूरा मसौदा तैयार है। उसके बाद भी राजस्थान में महिला नीति नहीं आ रही है। ये महिलाओं के प्रति उनकी संवेदनशीलता को दर्शाता है। हम लोगों ने उसमें, पूर्ववर्ती लोगों ने भी जो प्रयास किए थे उसमें और हम लोग एडिशन करके महिला नीति को बहुत अच्छे तरीके से लोगों से बातचीत करके भेजा था, लेकिन आज तक वो मुझे लगता है कि ठंडे बस्ते में डला हुआ है। आधी आबादी और नीति पुरानी। अब एक बार फिर आस जगी है गहलोत सरकार से प्रदेश में नई महिला नीति लागू होने की, ताकि महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को एक नया आधार मिल सके। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। और सहयोगी दिनेश शर्मा इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दिनेश, इस बात में किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि जिन्हें हम देश की आधी आबादी कहते हैं वो संख्या के लिहाज से आधी भी नहीं बैठती, और यही उनकी स्थिति बताने के लिए काफी है, खासकर राजनीतिक दलों की निगाहों में। बिल्कुल स्वप्निल, देखिए राजनीतिक दल दावे जरूर करते हैं अपने अपने घोषणा पत्रों में कि वो महिलाओं के हितों के लिए कदम उठाएंगे, और महिला नीति लाने की बात भी बाकायदा जो है वो घोषणा पत्रों में कही जाती है। लेकिन बावजूद इसके जबकि ड्राफ्ट तैयार है, केवल उसे मंजूरी देनी है, और काफी मशक्कत के बाद ये ड्राफ्ट तैयार किया गया है। विशेषज्ञों ने बाकायदा इसको तैयार किया है, अलग अलग कमेटियां इसके लिए बनाई गई थी और तकरीबन 2 साल की मेहनत इस ड्राफ्ट को तैयार करने में लगी। लेकिन 2 बार सरकार को भेजा जा चुका है वो ड्राफ्ट। पहले 2014 में भेजा गया, उसके बाद 2018 में भेजा गया, लेकिन अभी तक भी जो है वो कहीं ना कहीं सरकारी फाइलों में धूल ही वो महिला नीति फांक रही है। और अगर इस महिला नीति को मंजूरी मिलती है तो आधी आबादी के लिए कई तरह की एक लाइन जो है वो डिसाइड हो जाती है कि आखिर उनके लिए क्या विशेष बंदोबस्त सरकार द्वारा किए जाएंगे, चाहे वो महिला शिक्षा से संबंधी हो, महिला स्वास्थ्य संबंधी हो, या महिला हिंसा के जो मामले आते हैं उनमें किस तरह के प्रावधान होंगे। और जिस तरीके से प्रदेश में महिला अत्याचार बढ़ रहे हैं और एनसीआरबी की रिपोर्ट भी ये बयां करती है, तो इस तरह की स्थिति में जरूरी हो जाता है कि महिला नीति बने, क्योंकि अभी जो है वो तकरीबन 2 दशक पुरानी जो नीति है उससे काम चलाया जा रहा है। इस 20 साल में काफी कुछ बदलाव जो है वो समाज में हुए हैं। तो अब नए रिएक्शंस भी क्लासिकल हैं दिनेश, जो सदियों से चले आ रहे हैं। जैसे अगर आप सत्ता पक्ष से पूछेंगे तो बोलेंगे कि आप देखिएगा जल्दी आने वाली है, हमारा उस पर ध्यान है, और अगर आप बीजेपी से पूछेंगे तो वो इस बात पे नहीं बताएंगे कि 5 साल उन्होंने क्या किया, लेकिन वो ये जरूर कहेंगे कि हमने फाइनल मोमेंट पे इतना कर दिया था, अब इनकी तरफ है, ये क्यों लटका रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आरोप प्रत्यारोप चलते ही रहते हैं, और क्योंकि पहली जो नीति बनी थी, मैं दिनेश कुछ पलों के लिए आपको रोक रहा हूं। मेरे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अर्चना शर्मा जी फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। अर्चना जी,
महिला नीति के लागू होने का 2 दशकों का इंतजार, क्या इस पर किसी को भी कोई रीजन देने का हक बनता है? मेरी महिलाओं के लिए नीति बने और उनकी सुरक्षा संरक्षा के लिए काम हो, उनको एक अच्छा माहौल मिल सके, ये हर सरकार की मंशा होती है। और मैंने आपको सुना कि आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाएंगे, इस मुद्दे पर नहीं होना चाहिए आरोप प्रत्यारोप, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो। और महिलाएं सुरक्षित रहें, ये सभी सरकारों का एक कह सकती हूँ एक मिशन भी होता है। और हम तो 0 टॉलरेंस के मिशन के साथ आए। और मैं ये नहीं कहती कि अपराध नहीं घटे, लेकिन अपराध में न्याय मिल सके इसके लिए त्वरित कार्रवाई भी की गई। और बहुत सारे अमूलचूल परिवर्तन किया। आपने देखा कि रेप केसेस में अज्ञान तो क्या महिला नीति की जरूरत है या नहीं? होनी चाहिए, मैं मानती हूँ नीति आनी चाहिए एक स्पेशल। और वैसे तो देखा जाए तो बीजिंग प्लेटफॉर्म पर जब इंटरनेशनल विमेंस डे पे 2006 में सारे विश्व की प्रमुख महिलाएं एक मंच पर आई थी, तो उन्होंने ये तक कह दिया था कि ह्यूमन राइट्स में विमेंस राइट्स अलग होने चाहिए। तो मांग तो बहुतेरी है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि यदि कोई सरकार संवेदनशीलता के साथ महिलाओं के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अनेकों नीतियां लेकर के आए तो उसका। अर्चना जी देखिए, जैसे आप एक पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हैं, तो आप वही बात बोलेंगे जो पार्टी लाइन चाहती है। पार्टी लाइन चाहती है कि महिला नीति आनी चाहिए, आपने इस बात को कहा, तो फिर वॉक द टॉक क्यों नहीं, कि जो बोला जाता है उसको करके क्यों नहीं दिखाया जाता? करेंगे स्वप्निल जी, तो मैं वही तो बता रही हूँ, आप सुनने का प्रयास करिए कि जब एक नीति तो एक डॉक्यूमेंट आए वो एक अलग बात है, लेकिन उससे इतर भी उससे पहले ही कुछ सोच अच्छी हो जाए, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने अभी रेप केसेस में किया है कि एसपी को नोडल एजेंसी बना दिया। अगर कहीं एफआईआर दर्ज नहीं होती थाने में तो एसपी की जिम्मेदारी होगी। ये सिर्फ राजस्थान राज्य में हुआ है। तो सोच तो है ही ना महिलाओं को सुरक्षा देने, उनको न्याय दिलाने के प्रति। और मैं समझती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर महिलाओं को उनके अधिकार देने के लिए, अधिकार संपन्न बनाने के लिए बहुत से प्रावधान हर विभाग में किए हैं। और आपको पता है चाइल्ड केयर लीव के प्रावधान को सुनिश्चित किया गया है, क्रैच फैसिलिटी उपलब्ध हो यंग मदर्स को जो कि एम्प्लॉयमेंट के लिए अपना काम कर रही है, एम्प्लॉयमेंट सीख करती है, उनको इन सुविधाओं की दरकार है। तो बहुत से ऐसे मुद्दे जिनको लेकर के बहुत सकारात्मक सोच के साथ सरकार ने काम किया, उस दौरान भी जब कोविड प्राथमिकता थी। तो महिलाएं कभी भी अंतिम आपसे सवाल है मेरा, आपको क्या लगता है कि तमाम सोच विचार और तमाम पहले से ही उठा लिए गए कदमों के बावजूद अगर महिला नीति आती है तो कब तक आ पाएगी? देखिए, मैं समझती हूँ कि ये प्राथमिकता में है सरकार के, और ये जब भी ऐसा लगेगा कि अब इसको कर देना चाहिए रिवील, तो सरकार करेगी। और मैं ये पूरी प्राथमिकता के साथ कह सकती हूँ, पूरी कमिटमेंट के साथ कह सकती हूँ कि महिला नीति से इतर भी बहुत कुछ सरकार ने सोचा है राजस्थान की महिलाओं को सक्षम और समृद्ध बनाने के लिए। तो बहुत से ऐसे प्रावधान किए जाएंगे जो राजस्थान की महिलाओं की। ठीक है, शुक्रिया अर्चना जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। दिनेश, आप मेरे साथ हैं? जी स्वप्निल, मैं सुन पा रहा हूं। दिनेश, चूंकि इस पूरी खबर को आपने कवर किया, आप हर पहलू की तरफ गए और हर पहलू को जानने समझने की कोशिश की, ऐसे में क्या अभी मेरी बातचीत हुई, आप उससे क्या निष्कर्ष निकालेंगे? वही क्लासिक केस कि जैसे बयान आने चाहिए तो वही, या उससे इतर कुछ आपने पाया? देखिए, मैं तो शबू का ही कहूंगा, क्योंकि तकरीबन 6 साल हो गए और जो वर्तमान में सरकार है प्रदेश में उसको भी 2 साल वो गुजार चुकी है। 2018 में एक ड्राफ्ट भेजा गया था, सुमन शर्मा जो है वो महिला आयोग में अध्यक्ष थी। ठीक है, शुक्रिया दिनेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात ब्लैक पेपर पर मचे बवाल की।